हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 9th क्लास पढ़ रहे थे। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, लिहाजा की। और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दो बैलों की कथा। आई होप आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी यदि आपको उस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या उस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्टीज हो, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी हो या एक वर्ड से भी रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे ही आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास का, लिहाजा की ओर। इसके रचयिता हैं राहुल साकृत्यान, जिन्होंने इस चैप्टर में हमें यात्रा वृतांत पढ़ने को मिलेगा, यात्रा वृतांत देखने को मिलेगा, किस तरीके से उन्होंने तिब्बत की यात्रा करी, उनकी तिब्बत की यात्रा में कितनी कठिनाइयां आई, कितनी परिस्थितियां आई, वो सब उन्होंने वर्णन किया हुआ है। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, तो हम भी उस तरीके के एक होते हैं ना, उत्सुकता होती है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उनके जीवन में, उनके यात्रा में जो जो कठिनाई आई है, वो सब उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से हमें हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो चलिए बिना देरी करे और बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज ये आपके चैप्टर सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर लिहाजा की ओर। चैप्टर का नाम आपने समझ ही लिया है, लिहाजा की ओर। इसका मतलब क्या है, उन्होंने इसमें एक यात्रा का वृतांत किया है। पाठ का सारांश हम करेंगे। क्षितिज बुक का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। अभी हमने क्षितिज बुक के गद्य खंड ही स्टार्टिंग करी है, उसी से हमने अपना सिलेबस स्टार्ट करा है। तो चलिए, इसके रचयिता कौन है, राहुल साकृत्यान। फर्स्ट इनकी जीवनी पर हम थोड़ी सी नजर डालेंगे कि जीवनी किस तरीके से है। इनका जन्म सन 1893 यानी कि 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधाब, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी में और काशी, आगरा और लाहौर में हुई। काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 यानी कि 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। तो चलिए अब हम पाठ का सारांश करेंगे। आई होप आपको जीवनी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये है लिहाजा की ओर की तिब्बत की यात्रा का फुटेज, जो आप अपने क्षितिज बुक में सेकंड चैप्टर के पास देखते होंगे और देख भी रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम अपने पाठ के सारांश की तरफ चलते हैं। देखिए, पाठ में राहुल साकृत्यान ने किस तरीके से यात्रा वृतांत हमारे सामने स्पष्ट किया है। इस पाठ में राहुल साकृत्यान जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा, यानी कि उनकी पहली तिब्बत यात्रा थी, उन्होंने कब स्टार्ट करी थी, 1929 से 30 के बीच में ये यात्रा का वर्णन हो रखा है, तब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। 1929 में नेपाल के रास्ते की थी, जब 1929 से 30 के बीच में जब भारतीय लोगों को नेपाल जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छंदवेश में करी। यानी कि वे कहना चाहते हैं कि उन्हें भी भारतीय थे और भारतीयों को तिब्बत जाने की यात्रा पे अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने एक अपना दिमागी तौर चलाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भिखमंगे के वेश में, भिखारी के वेश में मैं ये तिब्बत यात्रा प्रारंभ करूं। तो उन्होंने भिखमंगे के वेश में ये यात्रा प्रारंभ करी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिपोर्ट का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता, इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। इसीलिए इन्होंने यह रास्ता सैनिक के लिए हो या फौजियों के लिए हो,
यह रास्ता व्यापारिक सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए इस रास्ते को लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है, क्योंकि तिब्बत यात्रा करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। सैनिक को जाना होता था तो भी वो उसी रास्ते से जाते थे, किसी व्यापारी को जाना होता था तो भी वे उसी रास्ते से जाया करते थे। इसी वजह से राहुल सातत्यायन ने ये रास्ता मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहां औरतें पर्दा भी नहीं डालती। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी, अपरिचित मतलब परिचित नहीं है, हम उस इंसान को नहीं जानते। परिचित मतलब वो होता है, इंग्लिश में हम बोले तो अननोन, जिसे हम नहीं जानते। अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं। यानी कि वे कहना चाहते हैं, वह बता रहे हैं कि तिब्बत में जाति पाति छूत छात ये सब छुआछूत भेदभाव ये सब कुछ नहीं माना जाता है, जो कि एक हमारी संस्कृति में एक बहुत ही अच्छे तौर पर इस चीज को निभाया जाता है। तिब्बत की यात्रा में ना तो जाति पाति मानी जाती है, ना ही कोई भेदभाव, ना ही कोई छुआछूत, और यहाँ तक कि जो वहाँ की औरतें हुआ करती हैं वो पर्दा भी नहीं डालती। वहां पर जाने के बाद आप किसी के भी घर में भिखमंगों के वेश में जो गए हैं, भिखमंगों को छोड़कर यानी कि भिखारी को छोड़कर कोई भी इंसान वहां पर गया है तिब्बत की यात्रा पर, तो वो किसी के भी घर में अपने अनुसार कुछ भी ले सकता है, जा सकता है, चाय बना सकता है, खाने के लिए निकाल सकता है, खाना बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी को छोड़कर, क्योंकि भिखारी जब जाता है तो चोरी चपारी का डर लगा रहता है, इसीलिए भिखारी को नहीं जाने देते। तो अपरिचित होने पर भी, यानी कि तुम अननोन पर्सन, अपरिचित होने के बाद भी तुम उनके घरों में जा सकते हो और अपने अनुसार, अपनी जरूरतमंद के अनुसार चीज ले सकते हो और खाना बना सकते हो, चाय पी सकते हो, बना भी सकते हो, अपनी झोली से चाय दे सकते हो, घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका भी देगी, या तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरे लिए चाय बना दीजिए या खाना बना दीजिए, या आप स्वयं भी बना सकते हैं। राहुल सातत्यायन ने यही बताना चाहा है। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 घंटे चीटे राहदारी देकर थोंडुला के पहले, किसके पहले? थोंडुला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यानी कि चीटे राहदारी देखकर, जहां पर राहदारी होते हैं, जिनको जैसे सैनिक भी बोल सकते हैं, जो सैनिक लोग खड़े होते हैं, उन पे राहदारी देकर थोंडुला के पहले आखिरी गांव में, थोंडुला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति मंगोल भिक्षु राहुल का दोस्त पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि जब वो पहले गए थे तो उन्हें बहुत अच्छी जगह मिली थी रहने के लिए, क्योंकि वे नॉर्मल वेश में गए थे। लेकिन अभी जो वो वेशभूषा में गए हैं वो भिखारी की है, इसी वजह से उन्हें एक अच्छी जगह रहने के लिए नहीं दी गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, यानी कि जब वो 5 साल पहले गए थे अपनी यात्रा करने के लिए, तब वो इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री थे। तब वे यात्री के वेश में, भद्र यात्री के वेश में गए थे, तो उन्हें अच्छी जगह मिली। लेकिन अभी भिखारी के तौर पर गए हैं तो उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंडुला पार करना था। विकट मतलब कठिन, कठिन बोल सकते हैं। विकट मतलब जैसे होता है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां आ गई हैं। जैसे बोलते ना, हम अपने जीवन में कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती रहती तो हम कहते हैं इसका जीवन बड़ा विकट परिस्थितियों से कट रहा है। वैसे ही विकट डांडा थोंडुला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। कौन सी थी? डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों और गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाया करते थे।
लेकिन देखिए वे कहना चाहते हैं, राहुल साकेत हमसे कहना चाहते हैं कि 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण आसपास कोई गांव इलाका नहीं नजर आ रहा था, इसीलिए वहां पर चोरों चपारों की, डाकुओं की बहुत ज्यादा वो आना जाना रहा करता था, खून खराबा भी हो जाता था। लेकिन वे भिखमंगे थे तो उन्हें इस बात का डर ही नहीं था कि डाकू लोग क्या ले जाएंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो वही कहते हैं वे, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। कैसे, देखिए, इसीलिए हत्या की। वे देखिए, वे लोग भिखारी के वेश में गए थे तो उन्हें हत्या का तो डर नहीं था, लेकिन जो डांडे की ऊंचाई थी उससे उन्हें डर था कि हम उतनी विकट परिस्थिति को कैसे पार, डांडे की यात्रा को कैसे पार करेंगे जो बहुत ज्यादा विकट है। तो वह उन्हें ऊंचाई का सिर्फ डर था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। किसकी? डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। यानी कि कहने का तात्पर्य है, उन्हें जब दक्षिण और पूरब की तरफ वो देखने लगे तो उन्हें पहाड़ों पर कुछ भी बर्फ नहीं दिखी और हरियाली भी नहीं दिखी। तो पहाड़ नंगे, मतलब पहाड़ों पे कुछ भी नहीं था, ना बर्फ थी ना हरियाली थी, इसीलिए पहाड़ बिल्कुल साफ थे, कुछ भी नहीं था, क्लीन थे वो, ठीक है, मतलब नंगे थे। जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया है, जो उन्होंने शब्द लिया है हमारे लिए समझाने के लिए कि वे नंगे थे, क्योंकि उनपे हरियाली और कुछ भी नहीं था। वैसे ही जब उत्तर की ओर पहाड़ों की ओर दिशा करी, उत्तर की ओर गए तो उन्हें कुछ हद तक बर्फ दिखी, कुछ हद तक हरियाली दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा। लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं और 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लडकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई। यानी कि जिस रास्ते पर जब वो घोड़ा रुका तो वो घोड़ा पीछे की ओर चला गया और पीछे जाते हुए वे 1.5 मील आगे पहुंच गए अपने रास्ते से, यानी कि भटक गए। जिस रास्ते से वो भटक गए उसी जहां पर उन्हें पहुंचना था अपनी यात्रा के लिए, उस तक पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा सा विलंब हो गया। तो वो थोड़ा सा नाराज भी होते हैं। सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। वे अब तिडरी के मैदान में थे। तिडरी, ये सब आपको वर्ड याद करने के लिए है कि वो कब कहां पहुंचे। अब वे तिडरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। टापू मतलब होता है जैसे आपने गांव में देखा होगा ना, भूसे का वो टापू सा बना देते हैं, शंकु के आकार का टापू सा बना देते हैं। जैसे थेपले जो होते हैं ना, वो थेपले नहीं, मतलब जैसे गोबर के उपले बनाए जाते हैं ना, उसका टापू सा बना के रख देते हैं। भूसे का वो भूसी का बना के रख देते हैं कि चारा रखने के लिए, तो उसे टापू कह सकते हैं हम। टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी, जिसका नाम तिडरी समाधि गिटी था। आसपास के गांव में सुमिति के बहुत परिचित थे, बहुत सारे सुमिति के परिचित थे, तो वे उनसे जाकर मिलना तो चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। वे अपने साथियों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने परिचित लोगों से मिलना तो चाहते थे, लेकिन लेखक ने मना कर दिया। उन्हें मना कर दिया। लिहाजा पहुंचकर उन्होंने कहा, यानी कि लेखक ने सुमिति से कहा कि जब मैं लिहाजा पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। और कड़ी धूप में पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति होती है, क्योंकि सामने से जब धूप पड़ रही होती है और पीछे से ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, तो सामने बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्हें अपनी यात्रा की ओर जाना था, आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे।
सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विहार की। जब सुमति को लगा वो एक और इंसान से जब मिलना चाहते थे तो उन्होंने एक बहाना लिया, बहाना लेकर टोकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में भी मिल जाते हैं। यानी कि उनकी जो जगह होती है वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है, और इसके लिए उन्हें मजदूर भी बेगार मतलब बिना उसके मिल जाते हैं, वेतन वगैरह होता है ना, उसके मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। बुद्ध वचन की 103 पोथियां रखी हुई थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, यजमानों से मिलकर आने के लिए पूछा, लेकिन लेखक से पूछा, जिससे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। तिडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था जहां पर उन्हें तिडरी जाना था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। सुमति का परिचय है एक तरीके से वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल भिक्षु था। उसका नाम लोब्ज ठोक था। इसका अर्थ है सुमति प्रजा अंतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा। वह एक तरीके से भिक्षु था, उसे रास्ते में मिला था, लेकिन उन्होंने उनको सुमति के नाम से पुकारा अपनी जरूरतमंद के हिसाब से। देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि इसी लाइन के साथ विदा लेकर नमसे की ओर चल दिए, इसी लाइन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। साथ ही तिब्बत की यात्रा राहुल सा के अंत ने लेखक ने हमें एक तरीके यात्रा पूरी यहाँ पर वर्णन नहीं करी है, लेकिन इस पार्ट में आपको समझने वाली सबसे बड़ी चीजें ये हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं या जैसे हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, हमें वहाँ की लोकेशन, चीजें, दुकानें, मतलब हर एक चीज पता होती है, कॉलेजेस वगैरह हर एक चीज पता होती है। लेकिन वहीं जब हम 10th 12th में आ जाते हैं, जब हमारा बोर्ड आ जाता है और वहां पर हमारे सेंटर पढ़ने लग जाते हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं, एमए कर रहे होते हैं, ये सब चीजें कर रहे होते हैं, तो हमारे सेंटर पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, तो हम गूगल पे सर्च करते हैं इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। लेकिन हम उस जगह से अनजान होते हैं तो एक मन में डर रहता है कि हम कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए। इसीलिए इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा याद करने वाला है कि जैसे इसमें वर्डिंग ली गई है ना, देखिए हम नॉर्मल है, जैसे अब मैं आपसे कहूँ अलीगढ़ जाना है, हमें दिल्ली से अलीगढ़ जाना है, नॉर्म सब बता देंगे, ऐसे से चले जाओ, यहाँ से बस मिल जाएगी, ऐसे पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि ये हमारी जानी मानी जगह है। हम बोले उत्तम नगर से इधर जाना है, हम बोले क्या कहते हैं कि हमें लखनऊ जाना है, बरेली जाना है, यूपी की साइड कुछ इलाके, बिहार जाना है, हम इन सब जगह से वाकिफ है, तो हमें ये लोकेशन वाइज पता होती है, तो हमें डर नहीं रहता। ठीक है, वैसे ही जो इस चैप्टर में बताई गई है, यात्रा के टाइम पर जो वर्डिंग ली गई है वो थोड़े से डिफिकल्ट है, जैसे थोंडुला, तिडरी, टापू, ये सब चीजें आपको मेन टॉपिक को याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें जो वर्डिंग ली गई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लडकोर से तिडरी कब पहुंचे, वो किस और 1.5 मील चल दिए जो तिडरी पहुंचने के लिए लेट हो गए, ये सब चीजें आपको इसके वर्ड याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। साथ ही अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टीज हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको सबसे ज्यादा इस पे यही फोकस करना है कि आपको इसमें जो वर्ड मीनिंग है हमारे
वो आपको याद करने हैं। क्यों? वर्ड मीनिंग एक तरह से वैसी वाली वर्ड मीनिंग नहीं, पर्यायवाची शब्द नहीं। जैसे लडकोर हो गया, तिडरी हो गया, कि तिडरी से लडकोर कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, कितना टाइम लगा, इससे सबसे हम लोकेशन से अनजान है, इसीलिए हमें ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो आई होप आप सभी को चैप्टर पसंद आया होगा और अच्छी लगेगी वीडियो। और अगर आपको अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी ट्यूशंस नहीं ले पा रहा, और लेने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपके लिए हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, मुफ्त शिक्षा, जिसके लिए आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। क्योंकि और चैनल्स पे और कोर्सेज में ये होता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कुछ ना कुछ पे आउट देना पड़ता है, चाहे वो कितना भी हो गया हो। लेकिन आपको मुफ्त शिक्षा चैनल पर कुछ भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कुछ भी पे आउट नहीं करना पड़ता, और ये लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो इसीलिए इसका लाभ उठाएं और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को भी जरूर शेयर करें। तो आई होप आप सभी को पसंद आई हो वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, आई होप आप सभी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, और जो पुराने हैं वो फ्रेंड सर्कल को शेयर करें चैनल, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।